और पैदल चल रहे मजदूरों को बसें भिजवाने की कांग्रेस की पहल ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पिछले 2 दिनों से इसी पर चर्चा हो रही है कि यूपी सरकार ने ये जो पेशकश है इसको लेकर के मीन में क्यों निकाला। और दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर राजस्थान सरकार ने कई बसें क्यों दी हैं कांग्रेस पार्टी को। अगर राजस्थान सरकार ये कर रही थी तो खुद अपनी ओर से भी इन बसों का इस्तेमाल करके श्रमिकों को सीमा तक पहुंचा सकती थी। तो क्या इस मामले पर विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार उठ रहा है। बिल्कुल, और इसी मसले पर चर्चा के लिए हम कोशिश करेंगे सचिन पायलट से जुड़ने के लिए, लेकिन इस समय कांग्रेस की राजनीति में ये एक अहम मुद्दा बन गया है। हम आपको कोशिश करते हैं सुनाने की प्रियंका गांधी ने आज क्या किया। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम इतनी गाड़ियां भेजेंगे और यूपी में मजदूरों को ले जाने के लिए, जो प्रवासी मजदूर यहां पर हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई जो आपने संख्या बल भेजी है उसमें कई जो बसेस हैं वो बसेस बहुत कम हैं, ज़्यादातर और व्हीकल्स हैं, स्कूटर, 3 व्हीलर, तमाम चीज़ें हैं और उनके कागज भी पूरे नहीं है। तो इसको लेकर आपको बता दें कांग्रेस के कुछ सचिव हैं वहां पर, उन पर FIR भी हो गई है और पत्राचार काफी हुआ और ये सब मीडिया में आया। ट्विटर जंग एक तरह से कही गई और इसको लेकर सियासत हुई। अब बहरहाल बसेस कितनी लायक थी, कारगर थी या नहीं थी, लेकिन जो मजदूर थे वो बहरहाल इन बसेस का प्रयोग नहीं कर सके। आज प्रियंका गांधी का हम अनकट सुनाने की कोशिश करते हैं कि उनका ये कहना था कि अगर आपको नहीं भी, अगर बीजेपी अपना पोस्टर लगाकर या अपना बैनर लगा के इन बसेस को चलाना चाहती है तो चला ले, और लेकिन बसेस को चलाए जिससे कि मजदूर इसका प्रयोग कर सके। लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं और 4 बजे की सीमा भी चली गई और प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि किस तरह से 92,000 जो लोग होते उनको फायदा मिल जाता। हम अगर प्रियंका गांधी का वो अनकट सुना सकते हैं जब तक सचिन हमें मिल रहे हैं, तो लोगों को वो अंदाजा हो जाएगा कि कांग्रेस के लिए बसेस को भेजना कितना अहम था। और हमारे साथ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये जो बात हुई है, विवाद खड़ा हुआ है यूपी सरकार कांग्रेस के बीच में, इसमें राजस्थान सरकार की भी एक भूमिका बताई जा रही है। तो ये आप इसको क्या मानते हैं? ये सियासत हो रही थी या सिर्फ मानवता के नाते ये कदम उठाया जा रहा था? ये देखना पड़ेगा कि बवाल हुआ क्यों। अगर सोनिया गांधी जी ने कहा कि देश में कोई श्रमिक अपने घर जाना चाहता है और सरकार मदद नहीं कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी उसकी टिकट या उसके किराए का खर्चा देने को तैयार है। इसमें क्या राजनीति है और क्या इसमें विवाद पैदा करने वाली बात है? प्रियंका गांधी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए हम पार्टी की तरफ से 1000 बसों का इंतजाम कर रहे हैं। उसके बाद यूपी सरकार ने परमिशन नहीं दी, 2 दिन बाद परमिशन दी तो कहा उनको लखनऊ भेजिए, और अब उसमें नुक्ताचीनी कर निकाल रहे हैं कि उसमें सर्टिफिकेट नहीं है, ड्राइवर की डिटेल नहीं है। इतने लाखों करोड़ों लोग पैदल सड़कों पर 100 किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे बेरोजगार। उन लोगों की दशा देखकर अगर कोई संगठन, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति किसी की मदद करना चाहता है, उसमें विवाद कहाँ है? आज आप कांग्रेस के लोगों को रोककर उनको जेल में डाल दें, 40 लोगों पे आपने केस कर दिया और बिना वजह बताए आप जानबूझ के किसी का में बाधा डालें, उसको कौन नहीं देख रहा? ऐसे गंभीर मुद्दे पर, ऐसे एक मानवीय मुद्दे पर अगर कोई व्यक्ति या सरकार राजनीति करता है तो वो अशोभनीय है। दूसरी बात, अगर कोई किसी की मदद करता है तो मदद लेने वाला छोटा नहीं बन जाता। यूपी सरकार की अगर हम मदद करना चाहते हैं, लोगों को भेजना चाहते हैं, तो इसमें इतना अहंकार या इतना अड़ियल रवैया अपनाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है ये कहा कि 1000 बस नहीं है, मैं कहता हूं चाहे 5 ही बस हैं। अगर कोई जाना चाह रहा है, उसकी मदद कोई व्यक्ति या पार्टी करना चाहती है, उसका सहर्ष स्वागत करना चाहिए था। आज देश देख रहा है कि किस प्रकार श्रमिकों के मूवमेंट को मुद्दा बनाया जा रहा है और मुझे खेद इस बात का है कि भारत सरकार ने श्रमिकों के आवागमन के लिए कोई ठोस देशव्यापी नीति नहीं बनाई, इसीलिए इतना ज्यादा ये हालत खराब हुए हैं। जी सचिन, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि भाई अगर आप 1000 की संख्या दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ 800 ही बसेस थी, बाकी तो बसेस थी नहीं, और कागज फर्जी थे, रजिस्ट्रेशन नहीं था या इंश्योरेंस नहीं था। तो ये तमाम सवाल उठाए गए राज्य सरकार की तरफ से। अब निधि, ऐसा है, आपने भी देखा है, लोग सीमेंट मिक्सर में घुस के अपने घर जाना चाह रहे हैं। एक कंटेनर में 50-60 लोग ठुस के जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिलों पे जा रहे हैं। और भारत सरकार ने कहा था कि 30 जून तक
किसी गाड़ी को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंशन कर दिया। भारत सरकार का एक आदेश जारी हुआ है कि 30 जून तक कोई फिटनेस सर्टिफिकेट, कोई ड्राइवर रिन्यूअल सब माफ किया था, एग्जामिनेशन दिया पूरे देश में। और देखो सही बात तो यह है, काम करने का कोई बहाना नहीं और ना करने के 100 बहाने। अगर आप सच में मदद करना चाहते थे तो आप उसको स्वीकार करते, विवाद ही पैदा नहीं होता। और आज मैं कहता हूं 1000 नहीं है, 900 है, 600 है, 5 ही अगर बस खड़ी है, अगर कोई जाना चाहता है तो आवागमन उसके लिए उनको एक फैसिलिटेट करना चाहिए था, ना कि बेवजह नुक्ताचीनी कर कारण बताकर लोगों को रोकना और इस तरह का विवाद बनाना मैं समझता हूं आज के मौके पर उचित नहीं था। लेकिन सियासत इसलिए भी कही जा सकती है सचिन, क्योंकि ठीक है प्रियंका गांधी प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के एक हिस्से की, वो यूपी भेजना चाह रही हो, लेकिन बिहार के भी बहुत मजदूर थे। इतनी जमीन नहीं है कांग्रेस की बिहार में, तो बिहार क्यों नहीं भेजा? कांग्रेस ने ये क्यों नहीं सोचा कि बिहारी हम बसेस भेज दें? देखिए देश में 30 राज्य हैं, हमने 25 में नहीं भेजा, 1 में भेजा। कुछ तो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको जानकारी में नहीं है, हर राज्य की प्रदेश इकाई सूची बना रही है और हम सब, क्योंकि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं, हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि हम लोग हर व्यक्ति की मदद करें। हर राज्य में हर पार्टी के नेता कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनका विरोध इतना जबरदस्त नहीं हो रहा, इसलिए खबर में नहीं है, सुर्खियों में नहीं है। क्योंकि यहाँ प्रियंका जी ने एक पहल कर लोगों को भेजने की कोशिश की, उसको बेवजह तूल दी जा रही है। मैं समझता हूँ ये मानवीय मुद्दा है, इसमें अपनी प्रतिष्ठा, अपना अहंकार, अपनी राजनीति को परे हटकर लोगों की मदद करनी चाहिए। और 1000 का है, उसमें गिनती में 900 आई, 800 आई, 1100 आई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि एक मुद्दे को मानवीयता के आधार पर एक पार्टी ने कहा कि हम मदद करना चाहते हैं, तो कोई सरकार छोटी नहीं हो जाती अगर किसी की मदद लेते हैं। लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस सरकार पार्टी कर रही थी, इसलिए हम उसकी कमियां निकालेंगे, आने नहीं देंगे, बॉर्डर सील करके रखेंगे, लोगों को गिरफ्तार करेंगे। 40 लोगों पर केस कर दिया, 3 लोगों को जेलें बंद करके रखा हुआ है। किस लिए? क्योंकि वो श्रमिकों की मदद करना चाहते हैं। ये मैं समझता हूँ ठीक प्रकार की राजनीति नहीं है। पूरा देश देख रहा है, आज संकट का समय है, एक दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता हम लोगों को। सचिन, एक सवाल आपसे यह था कि जो बसें हम देख रहे हैं उनमें कुछ राजस्थान परिवहन निगम की बसें भी हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब कोटा से बच्चों को लाया गया तब राजस्थान सरकार ने ये पहल क्यों नहीं की? क्यों आपने रातों रात बसें जो है यूपी भेज दी? और जो केसेस की बात आप कर रहे हैं सचिन, जो केसेस की बात कर रहे हैं उसमें यह भी है कि जवाबी कार्रवाई आपकी ओर से भी की गई है। आपने भी जो यूपी के वरिष्ठ अधिकारी थे उनके खिलाफ वहां पर राजस्थान में एफआईआर कर दी। इसलिए एफआईआर करी है क्योंकि उन्होंने पहले बसों को स्वीकार किया, फिर उनको कहा लखनऊ भेजिएगा, फिर उसमें कमियां निकाली और अपनी बात, पहले मुख्यमंत्री महोदय इस बात को मान गए थे, बाद में पलट गए, तो क्रॉस एफआईआर करी है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि बसें, ये बसें निजी स्तर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने इकट्ठा कर दी है। इसमें राजस्थान सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने तो स्पष्ट किया कि राजस्थान में कोई व्यक्ति पैदल चलेगा उसको उसके डेस्टिनेशन तक सरकार पहुंचाएगी, हम अपने खर्चे पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रदेश में यूपी ले जाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ने बसों का अरेंजमेंट किया था। मैंने विभाग से पता किया है, इनमें कोई भी बस सरकार की नहीं है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बसों को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है सचिन, एक सवाल, क्योंकि आज ये खबर आई कि 25 सोमवार से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, घरेलू फ्लाइट्स, और हम जानते हैं राजस्थान टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। उस लिहाज से आपकी सरकार कैसे देख रही है इस कदम को और इसके लिए क्या आपकी तैयारियां हैं? देखिए बहुत जल्दी है कहना, क्योंकि आप फ्लाइट चालू करें, उसमें कितने लोग आए, नॉन एसेंशियल ट्रैवल कितना होगा, क्योंकि आर्थिक मंदी अचानक देश दुनिया में आई है, तो लोग टूरिज्म, क्योंकि राजस्थान का एक बहुत मजबूत हमारा आर्थिक आय का हिस्सा टूरिज्म रहा है और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म अब बहुत कम होगा मैं समझता हूं। इसलिए हम लोगों को डोमेस्टिक टूरिज्म पर ध्यान देना पड़ेगा और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटीज को बिल्डअप करना पड़ेगा। अभी होटल, फ्लाइट सब बहुत ठंडे पड़े हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी होगा कहना कि 25 मई की फ्लाइट चालू करने के बाद अचानक यहाँ पर बहुत लोगों को सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर सतर्कता से, सावधानी बरत कर और डिस्टेंसिंग मेंटेन कर हम अपने टूरिज्म को रिवाइवल कर सकते हैं, तो ये हमारी पहली प्राथमिकताओं में से एक होगा। तो यानी आप चाहते हैं कि जयपुर जो है वहां पर उड़ानें शुरू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी राज्य सरकार की ओर से? क्योंकि मंत्री कुछ देर पहले कह रहे थे कि कई राज्य नाराज है इस फैसले से। देखिए ये क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार का है, हम लोग अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन अंत में जो सरकार निर्णय ले सब स्टेक होल्डर से बात कर ले और हम जल्दबाजी में ऐसा कदम ना उठाएं जिससे संक्रमण और फैल जाए। और मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि अभी तक इन्फेक्शन सिर्फ शहरों में है, ये गांव तक ना पहुंचे, ये हम सबकी बहुत बड़ी चिंता का विषय है और सब लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे ये कभी अगर ग्रामीण क्षेत्र में फैल गया संक्रमण तो फिर संभालना बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए सारे प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करने के बाद ही हमें धीरे धीरे ढील देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिन, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेकअप।
तो हम लगातार एनडीटीवी इंडिया पर ऐसे मजदूरों, प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे हैं जो सड़कों पर चलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक बेटी है जो अपने पिता को कई दिन तक साइकिल में चला कर गई। अखिलेश दरभंगा तक वो गई है अपने पिताजी को चला कर। तस्वीर आप देख रहे हैं, गुरुग्राम से यात्रा शुरू की थी उस ज्योति ने और ये लेकर चली है दरभंगा तक। करीब 1000 किलोमीटर से भी अधिक का सफर था। पिता के दरअसल पैर में चोट थी, दुर्घटना उनकी कुछ दिनों पहले ही हुई थी, इसलिए वो साइकिल नहीं चला सकते थे। सफर पर निकलने से पहले ज्योति ने ये साइकिल खरीदी 1200 रुपये में। उसके बाद पिता को पीछे बिठाया और फिर ये गई है। आइए सुनते हैं क्या कहना है ज्योति का। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। हम गुरुग्राम से आए हैं, पापा को लेके आए। मेरा पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो पापा को लेके आए यहाँ पे, और रास्ता में साइकिल से आए हैं। और रास्ता में कुछ का दिक्कत हो गया है, खाना खर्ची नहीं था मेरे पास, गाड़ी भाड़ा नहीं था और रूम से निकाल रहा था। लॉकडाउन बढ़ता ही गया, कुछ खाने पीने की भी दवा चल रहा था, दवा बंद हो गया। वहाँ राशन पानी हम लोग को मिल नहीं रहा था, काफ़ी दबाव था राशन पानी का भी। भूखमरी भी हो गया तो पैसे वैसे था नहीं। फिर भी मेरी बच्ची ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे। तो बोला जितने ही पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे, कभी होगा तो साइकिल से ले चलेंगे। तो बेटा हम वजनदार हैं फिर भी नहीं ले जा पाओगी, फिर भी कोशिश करें, चलिए देखते हैं पापा, हिम्मत तो कीजिए आप कम से कम। तो ज्योति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। ज्योति, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मैं यही समझना चाहूंगा कि इतनी बड़ी यात्रा पिता को साथ में लेकर के आपने की है, कहां तक पहुंची है और किस तरह का रहा है आपका ये सफर? हेलो ज्योति, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि कहां पहुंच गई हो आप अभी तक? हम अपने गांव में सिरुल्ली पहुंच गए हैं। अच्छा, और थोड़ा सा रास्ते का अनुभव बताइए। कई दिन तक 1200-1300 किलोमीटर आप लोग गए हैं, आपने साइकिल चलाई। आप सिर्फ 15 साल की हैं ज्योति, कैसे किया आपने ये सब? 100-150 मीटर चला लेते थे, क्या करते, मजबूरी था और पापा को लेकर मजबूर थे, इस वजह से क्या करते। जी, बताया गया है ज्योति कि आप जो है क्वारंटीन में आपको रखा गया है, अभी घर आप नहीं पहुंच पाई हैं, तो वहां पर क्या स्थिति है? क्या पिता का कुछ इलाज हो पाया है जो उनको पैर में चोट लगी थी? अभी कहाँ से इलाज होगा, अभी तो स्कूल में है, बोला अभी तो पैसा भी नहीं है। ज्योति, थोड़ा सफर के बारे में बताइए। आप कब चलती थी, कब आप आराम करते थे, अपना साइकिल चलाना कब रोकती थी, क्या कुछ हमारे दर्शकों को बता सकती हैं आप? 8 तारीख को निकले थे और यहाँ हम रात को 8 बजे से बंद कर देते थे साइकिल चलाना और सुबह 4 बजे से चालू कर देते थे साइकिल चलाने। तो रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती थी? क्या कुछ लोगों ने मदद की? रास्ते में कभी कोई साइकिल में कोई दिक्कत हुई हो तो साइकिल ठीक कराना, तो वो कैसे हुआ? नहीं, मेरा साइकिल नहीं खराब हुआ, कुछ नहीं खराब हुआ और रास्ता में सब खाना दिया। और खाने पीने का कैसे इंतजाम हुआ? और पेट्रोल पंप पे रुके तो वहाँ से खाना दिया। अब कैसी मदद चाहिए ज्योति आपको अपने पिताजी के लिए, अपने लिए? आप क्वारंटीन में हैं, अब क्या चाहिए आपको इस समय? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ बच्चों पढ़ेंगे वही सब है हमको, और जो मेरा पापा को नौकरी दे दे वही मेरा बहुत है। ज्योति, आप यहाँ गुरुग्राम में जब रहते थे तो स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, अब आपका स्कूल जो है, पढ़ाई आपकी भी फिलहाल छूट गई है, क्या करना चाहेंगी आप? कैसे आपकी पढ़ाई दोबारा चालू हो, इस बारे में क्या सोचती हैं? वहाँ के पढ़ाई नहीं कर रहे थे, हम पापा ही को देखभाल करने के लिए यहाँ का स्कूल छोड़ के वहाँ पापा को देखभाल करने के लिए गए थे। ज्योति, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो आपकी मुश्किल है उस पर प्रशासन वहाँ पे तवज्जो देगा, आपका ध्यान देगा। फिलहाल आप क्वारंटीन में हैं और अपना स्वास्थ्य का, अपना पिताजी का ध्यान रखिए। तो फिलहाल इसी खबर के साथ, इसी बातचीत के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।